यहाँ से भाई हम लोग अपने यूटिलाइजेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन में भाई हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे इल्यूमिनेशन को, और इल्यूमिनेशन में भाई हम लोग को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई बल्ब कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यही हम लोग के लिए सबसे पहला टारगेट रहेगा भाई। जैसे अगर हम लोग बल्ब की बात करें भाई, तो मार्केट में तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बल्ब अवेलेबल है ना। जैसे एलईडी भी है, जैसे आज के डेट में हम लोग एलईडी ट्यूबलाइट यूज़ कर रहे हैं, एलईडी बल्ब यूज़ कर रहे हैं। फिर आपका इनकैंडेसेंट लैम्प भी है, या फिर इसी को हम लोग फिलामेंट लैम्प भी बोल रहे हैं। फिर आपका फ्लोरोसेंट लैम्प भी है भाई। फिर आपका सोडियम वेपर लैम्प है, मर्क्यूरी वेपर लैम्प है, या फिर हैलोजन है जो हेडलाइट्स यानी बाइक या फिर हेडलाइट्स में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इतने डिफरेंट टाइप्स के जो बल्ब हैं भाई, तो ये कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग को ये समझना पड़ेगा ना पहले कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे ये एक तरीके से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ना। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग को भाई यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, ओके ना। तो थोड़ा सा भाई मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन बना करके दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये चीज़ आप समझिए, जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे भाई, और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है भाई, क्वांटम फिजिक्स जो है पूरा डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया गया है। ऐसे यहाँ पे भाई आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो फिजिक्स जो है भाई आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका क्लासिकल फिजिक्स, ओके। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब क्या है, इसमें हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनको आप नेकेड आई से देख सकते हैं भाई। जैसे आपका कार है, बॉल है, कोई बॉडी है भाई, है ना। जैसे कोई कार है भाई, आपने उसको धक्का दिया तो भाई चल रहा है, मतलब क्या है, उसमें मोशन हो रहा है भाई। या फिर उसमें आपने उसको एक्सेलरेट किया, या फिर भाई आपने उस पर ब्रेक लगाया। या फिर कोई बॉल है भाई जिसको आपने एक पर्टिकुलर हाइट पे फेंका, है ना। तो क्लासिकल फिजिक्स का मतलब है कि भाई इसमें आपका नॉन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को स्टडी किया जाता है, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको आप नेकेड आई से देख सकते हैं भाई। और दूसरा ब्रांच होता है इसका जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स, या फिर इसी को हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं भाई। और इसके अंदर हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी वैसे पार्टिकल्स जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं भाई, यानी एटम्स के बारे में, या फिर एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, या फिर आपका न्यूट्रॉन हो गया भाई, या फिर न्यूक्लियस हो गया, है ना। तो ये जो फिजिक्स है भाई, इसका हम लोग एक तरीके से सहारा लेंगे इस चीज़ को समझने के लिए कि भाई कैसे बल्ब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे इल्यूमिनेशन का मतलब होता है भाई हिंदी में प्रकाश, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिएगा, हिंदी मतलब है इसका प्रकाश भाई। अब हम लोग इल्यूमिनेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग भाई सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये किस सब्जेक्ट का पार्ट है भाई, या फिर किस सब्जेक्ट का पोर्शन है। तो अगर आपने पावर सिस्टम का लेक्चर देखा होगा भाई, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर हम लोग पावर सिस्टम की बात करें तो टोटल ये 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ रहता है। सबसे पहला भाई जनरेशन, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना सीखते हैं भाई। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, डीजल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, है ना भाई, जियोथर्मल पावर प्लांट। तो बहुत तरीके के प्लांट्स होते हैं भाई जिसको हम लोग जनरेशन के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर जनरेशन के बाद क्या है भाई, हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा करके भाई इसको स्टेप अप करते हैं, और फिर यहाँ से हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट होता है ना। तो ओवरऑल भाई मेरे ख्याल से ये लाइन डायग्राम बनाने को मतलब नहीं है, सिंपल समझिए। पावर सिस्टम का टोटल 5 ब्रांच है। सबसे पहला भाई जनरेशन, जिसमें हम लोग सीखते हैं बिजली जनरेट करना। फिर दूसरा है भाई आपका ट्रांसमिशन लाइन, यानी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं भाई। फिर तीसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप यानी स्टेप डाउन करके हम लोग अपने कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। फिर हम लोग पढ़ते हैं भाई, क्योंकि अब बिजली जो है आपके घर तक आ चुका है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इन बिजली का यूटिलाइजेशन किया जाता है। जैसे आप फैन चला रहे हैं भाई, आप कूलर चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं ना, तो आप बिजली को एक तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं ना भाई। और एट द एंड आपको मंथ में क्या करना पड़ता है, जितना भी आपने यूनिट कंज्यूम किया उसका भाई पैसा पे करना पड़ता है, सही बात है। तो 4th पॉइंट पे हम लोग को, यानी घर पे बिजली पहुंच चुका है, तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे भाई यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, यानी बिजली का एक तरीके से खपत कर रहे हैं भाई। और 5th होता है आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर
एंड प्रोटेक्शन भाई, क्योंकि ये सारे के सारे वायर से कनेक्टेड होते हैं, तो कहीं पे भी किसी तरीके का फॉल्ट आ सकता है भाई, है ना। तो फॉल्ट को भाई फटाफट रिमूव कर दिया जाए, या फिर ऑटोमेटिक रिमूव करना है, या फिर भाई इस फॉल्ट को तुरंत डिडक्ट करके भाई कट आउट करना है, ताकि मेरा और बाकी जो हेल्दी सिस्टम है, क्योंकि सारे सारे इंटरकनेक्टेड सिस्टम होते हैं भाई, है ना। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो टोटल 5 पार्ट है, 5 पार्ट में पूरा पावर सिस्टम कवर होता है। और अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं ये आपका 4th पार्ट पे भाई, यूटिलाइजेशन। और यूटिलाइजेशन के अंदर हम लोग को यहाँ पे 4 से 5 यूनिट पढ़ना होता है भाई, जिसमें सबसे पहला हो गया इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन हो गया भाई, फिर आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हो गया, फिर आपका हीटिंग एंड वेल्डिंग हो गया, फिर भाई इसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये सब पढ़ते हैं। और एक पढ़ना होता है इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव, ठीक है ना, जैसे वॉशिंग मशीन है भाई। तो वॉशिंग मशीन भाई क्या है, उसमें आपका जो बकेट लगा होता है उसको घुमाने के लिए हम लोग को ड्राइव चाहिए ना, तो मोटर हम लोग यूज कर रहे हैं ना वहाँ पे, वही सब तो आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव है। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना वो इंडस्ट्री लेवल पे पढ़ना भाई, क्लियर हुआ। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा हो भाई कि यूटिलाइजेशन जो है कहाँ का पार्ट है, या फिर किस सब्जेक्ट का पोर्शन होता है भाई। तो ये अपने आप में सब्जेक्ट है भाई, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ना है ना, समझ गए। ये अपने आप में भाई 4 से 5 पोर्शन को कवर करता है। तो हम लोग जो कवर कर रहे हैं, सबसे पहला पोर्शन आपका रहेगा इल्यूमिनेशन का भाई। और इल्यूमिनेशन में भी हम लोग को सबसे पहले समझना है कि बल्ब जो है, क्योंकि बल्ब को अगर मैं यहाँ पे ब्लैक बॉक्स मान लूँ, ठीक है ना भाई, ये बल्ब है मान लेते हैं, तो भाई इसमें जब मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट दूंगा तो ये क्या करता है, इसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस ब्लैक बॉक्स के अंदर चल क्या रहा है, इसके अंदर ऐसा क्या होता है भाई कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सीधे सीधे लाइट एनर्जी में बदल जाता है। तो इस चीज को हम लोग को समझना है, क्लियर है। जैसे भाई हम लोग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है ना, तो हम लोग को पता है ना, जैसे अगर आप एक सिंपल साइंस के स्टूडेंट से आप पूछते भाई, मान लो कोई बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है, फिर 12th क्लास में पढ़ रहा है, उससे आप पूछिए भाई जनरेटर क्या है, तो आपको क्या बताएगा भाई, जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी एज इनपुट लेता है और इसको एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है भाई, है ना। इससे ज़्यादा वो नहीं बता पाएगा। ये जो जनरेटर है भाई, फिर चाहे आपका सिंक्रोनस जनरेटर हो या फिर डीसी जनरेटर हो, है ना, इसके अंदर क्या चल रहा है उसको नहीं पता है भाई, है ना। इसके अंदर क्या हो रहा है एक तरीके से मेरे ख्याल से वो अननोन होगा, फिर थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा भाई, उसको पता होगा भाई कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड में एक तरीके से हम लोग कंडक्टर को रोटेट करवाते तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ना, इतना तक बता सकता है भाई। लेकिन उसके बाद है ना, जैसे आर्मेचर रिएक्शन क्या है, आर्मेचर रिएक्शन को भाई कैसे हम लोग मिनिमाइज करते हैं, फिर भाई एक्साइटेशन क्या होता है, ओवर एक्साइटेड कैसे करते हैं, अंडर एक्साइटेड कैसे करते हैं, ये सब वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, जैसे अगर आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में भाई, तो ये पूरा सिस्टम क्या है आपके लिए ब्लैक बॉक्स की तरह बिहेव करेगा, यानी इसके अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है, बस यहाँ पे भाई हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो भाई आउटपुट मुझे मिल रहा है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग बल्ब को भाई एज ए ब्लैक बॉक्स मान के चल रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोग को नहीं पता कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ऐसा क्या चीज हो रहा है भाई कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सीधे सीधे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग उसका ब्रेकडाउन करेंगे कि भाई इसके अंदर होता क्या है। इस चीज को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स पे आते हैं। और क्वांटम फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले भाई आपको पढ़ना होगा वेव थ्योरी। और वेव थ्योरी कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा पढ़ा रखा मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो सीधे सीधे समझिए कि भाई इस दुनिया में जितने भी वेव हैं भाई, वो सारे के सारे इसके अंदर कवर है, क्लियर है। जैसे आपका, और यहाँ पे आप देखिए भाई, ये आपका वेव दिखाया गया है, मतलब ये वेवलेंथ है। सबसे पहले आप समझिए ना भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड। ओके, इसका मतलब क्या है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है भाई, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 सेकेंड में बहुत जल्दी ये साइकिल बनाएगा। और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है भाई, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि भाई 1 सेकेंड में ये धीरे धीरे साइकिल बनाएगा भाई, क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं भाई, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ऐसा आपको पता होगा भाई, तो अब देखिए जैसे ये गामा रे है भाई, तो गामा रे का देख रहे हैं यहाँ पे कितना जल्दी यहाँ पे साइकिल बन रहा है, ठीक है। यानी गामा रे का सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होता है भाई, ठीक है। और एक रिलेशन आपको याद रखना है कि भाई एनर्जी जो है भाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्लियर है। यानी जिस वेव के पास जितना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगा उसके पास उतना ही ज़्यादा एनर्जी होगा भाई। तो गामा के पास आप देखिए सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब भाई इसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी है।
और इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर सकता है। पेनिट्रेट करना मतलब क्या, आर पार कर सकता है भाई, उसके अंदर घुस सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि भाई अगर आपने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता है भाई, जब न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है तो भाई वहाँ से रेडिएशंस निकलते हैं अल्फा बीटा गामा के टर्म में, है ना। तो गामा क्या है, गामा इतना ज़्यादा डेंजरस होता है भाई कि ये सीमेंटेड दीवार को भी एक तरीके से आर पार कर सकता है, ठीक है ना। तो इंसान का स्किन सोचिए भाई, इसके लिए तो कुछ भी नहीं है ना, ऐसे ही पेनिट्रेट कर जाएगा। तो ये रेडिएशंस होता है भाई, यानी सबसे डेंजरस है ये आपका। एक्सरे देख लीजिए, एक्सरे जो होता है इसका फ्रिक्वेंसी यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा धीरे धीरे साइकिल बना रहा है भाई, यानी इसका फ्रिक्वेंसी क्या कम है एज कम्पेयर टू गामा के मुकाबले, इसलिए इसका जो एनर्जी होगा भाई वो गामा रे से थोड़ा कम होता है। यानी इसके पास भी पेनिट्रेटिंग पावर है, लेकिन भाई ये सिर्फ मसल्स को पेनिट्रेट कर पाता है, आपके मसल्स को पेनिट्रेट कर जाएगा, आपके हड्डी को पेनिट्रेट नहीं कर पाता भाई, समझ में आया। तो क्योंकि भाई सिर्फ ये आपके मसल्स को पेनिट्रेट कर रहा है, बोन को पेनिट्रेट कर नहीं पा रहा है, इसलिए बोन का यहाँ पे शैडो बनता है। क्लियर हो गया। जैसे भाई शैडो कैसे बनता है, जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको भाई, मान लेते हैं ये किताब है, ठीक है। एक मिनट भाई, मैं फ्लैश ऑन करता हूँ, फ्लैश ऑन नहीं हो पाया भाई, बैटरी नहीं इसमें। ओवरऑल समझिए ना भाई, जैसे ये किताब है, ठीक है, तो किताब का शैडो कैसे बनता है। अगर मैं इस पर यहाँ से टॉर्च जलाता हूँ तो टॉर्च का मतलब क्या है भाई, आपका जो लाइट आ रहा है ये किताब को आर पार नहीं कर सकता ना, इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, समझ में बात को। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो भाई जो लाइट है सिर्फ इतना ही दूर पड़ेगा, या फिर इधर इधर पड़ेगा भाई, इधर इधर पड़ेगा, है ना, लेकिन इस किताब के पीछे नहीं पड़ेगा ना, तो यहाँ पे इसका शैडो बनेगा। क्लियर है, कि भाई पीछे ब्लैक पड़ जाएगा ना, तो आप समझिए कि मसल्स को तो पेनिट्रेट कर देता है भाई, लेकिन आपके बोन को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए बोन का यहाँ पे पीछे में शैडो बन जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको सीधे से ये समझना भाई, सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो होता है आपका रेडियो वेव का होता है भाई। और फ्रीक्वेंसी कम है तो सीधी सी बात है एनर्जी भी कम होगा, क्योंकि हमेशा दिमाग में रखना है एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्लियर है। तो सबसे कम जो है आपका एनर्जी रेडियो वेव के बाद होता है, उसका फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजुअल लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रे भाई। तो अभी आप देखिए कि भाई जो रेडियो वेव है इसका क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है तो इसके पास इतना एनर्जी नहीं है भाई कि ये आपके स्किन को भी पेनिट्रेट कर सके, इसलिए हम लोग के लिए हेल्दी होता है, इसको हम लोग कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यानी जो भी आप कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल या फिर टेलीविज़न, ये सब, उसका आपको माइक्रोवेव होता है भाई, उसका फिर इंफ्रारेड है। तो इंफ्रारेड हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो आपका रिमोट होता है, टीवी का रिमोट या फिर एसी का रिमोट, है ना भाई। तो आप देखिए भाई जो इंफ्रारेड जो होता है ये इनविजिबल है भाई, इसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। जब आप अपने रिमोट का लाइट अब जब जलाएंगे ना भाई, तो आप नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना कैमरा का फ्लैश ऑन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल समझिए रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, इधर अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये एक तरीके से इनविजिबल है, ये नेकेड आई से कभी भी दिखता नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ नेकेड आई से जो दिखता है भाई वो आपका ये वाला रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट, इसलिए इसका नाम पड़ा है विजिबल, क्योंकि ये आप नेकेड आई से देख सकते हैं भाई। क्लियर है। तो इल्यूमिनेशन के अंदर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन स्टडी करना होता है, ठीक है भाई। और इसमें हम लोग टोटल 7 कलर पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर, है ना। अगर आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाएंगे तो भाई ये 7 रंगों में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस पोर्शन को भाई हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। अब हम लोग का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब बल्ब में दिया जाता है तो कैसे वो विजुअल लाइट को एक तरीके से प्रोड्यूस करता है। क्यों भाई जो लाइट है, जैसे एलईडी है भाई, रेड कलर, तो रेड कलर देख पा रहे हैं ना, ठीक है ना, तो क्या है, विजिबल लाइट ही तो है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे अगेन एक स्पेक्ट्रम दिखाया भाई, थोड़ा दूसरे तरीके से दिखाया गया, ये उल्टा करके दिखाया भाई, यानी ये जस्ट फ्लिप किया है। ये सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है ना, इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फिर इसके बाद इसके पास, है ना, उल्टा करके दिखा दिया। तो इधर से आपको देखना है। तो ये मेरा विजिबल लाइट है भाई, ये जो छोटा सा रेंज आ रहा है ये मेरा विजिबल रेंज होता है, और इसको यहाँ पे बाहर निकाल कर बड़ा करके दिखाया। क्लियर है। अब हम लोग भाई यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हर एक यहाँ पे जितने भी भाई वेव दिए है ना, EMR, इसको हम लोग EMR बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सारे रेडिएशंस हैं। तो भाई सबका अपना अलग अलग फ्रीक्वेंसी है भाई, और सबका जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या, सबका अपना अलग अलग वेवलेंथ होगा, और सबका अगर अलग अलग वेवलेंथ है इसका मतलब क्या हुआ, देखिए भाई
सिंपल याद रखना है, एक मैं यहाँ पे रिलेशन बता दे रहा हूँ, एनर्जी प्रोपोर्शनल है आपके फ्रीक्वेंसी के ऊपर, सही बात है। तो भाई इस प्रोपोर्शन साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट भाई, एच से दिखाया जाता है और ये फ्रीक्वेंसी को ऐसे रख देते हैं, ठीक है। एक ये मेरा रिलेशन हो गया, काफ़ी पावरफुल रिलेशन है भाई, बहुत जगह यूज़ करेंगे, इसको याद रखना है। और जैसे किसी भी ईएमआर को आप यूज़ कर लिए, यानी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यूज़ कर लिए, तो भाई इसका अपना क्या है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, एक पर्टिकुलर सा फ्रीक्वेंसी है भाई, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला देखें भाई कि जो वेलोसिटी होता है, यानी स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड को मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई अगर मैं एक वेव के लिए अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो डिस्टेंस कितने के बराबर होता है, लैम्डा के बराबर होता है भाई, सही बात है। तो डिस्टेंस जब मैंने लैम्डा लिख दिया और यहाँ पे इसको मैं 1/t को ऐसे लिख सकता हूँ, बोलिए भाई, और ये 1/t क्या होता है, t बराबर होता है ना भाई 1/f, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 1/t हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो जो 1/t है इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो डिस्टेंस की जगह मैंने यहाँ पे लैम्डा लिख दिया और यहाँ पे 1/t था उसको मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया भाई। तो ये मेरा एक और रिलेशन है। तो ओवरऑल देखिए ये दोनों रिलेशन भाई हम लोग आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी का मान निकाल, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन लैम्डा। तो भाई अगर मैं फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो भाई एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा एच इंटू एफ की जगह मैं पुट कर सकता हूँ वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो भाई यहाँ से मैं लैम्डा का वैल्यू निकाल सकता हूँ, लैम्डा का वैल्यू निकाल सकता हूँ एच इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एनर्जी भाई, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिए या फिर ये फार्मूला याद रखिए या फिर सिर्फ और सिर्फ ये, तो भाई बेसिक फार्मूला ही हमेशा याद ही रहेगा, बस ये वाला आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों फार्मूला भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो सिंपल वे में याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब क्या, ये पूरा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें भाई डिफरेंट यहाँ पे ईएमआर दिखाया गया, जिसमें से हम लोग को पढ़ना है विजिबल लाइट, यानी लाइट भी क्या है, ये जो विजिबल लाइट है भाई क्या है, ये अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भाई, क्लियर हुआ। और इन सभी का फिर चाहे रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड हो, कोई भी आप वेव ले लीजिए भाई, यानी कोई भी आप रेडिएशन ले लीजिए, इनका जो स्पीड होता है ये लाइट ऑफ स्पीड के बराबर होता है भाई, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो विजिबल लाइट है ना, इसका भी स्पीड इतना ही होगा, आपका जो रेडियो वेव इसका भी स्पीड इतना ही होगा, माइक्रोवेव इसका भी स्पीड इतना ही होगा, सबका स्पीड जो होता है लाइट के स्पीड के बराबर होता है भाई, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और स्पेक्ट्रम आप देखिए, जैसे यहाँ पे दिखाया ना भाई, ये रेडियो वेव हो गया, ये आपका मोबाइल ये सब जो यूज़ करता है, वाईफाई ये सब, ठीक है ना भाई, कम्युनिकेशन में यूज़ होता है रेडियो वेव, ये मतलब रेडियो वेव के आसपास वाला वेव है ये। फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड हम लोग रिमोट में यूज़ करते हैं, ये आपका विजुअल मतलब जो नेकेड आई से देख सकते हैं भाई। यूवी रे हो गया, जिससे हम लोग है ना ओजोन लेयर, भाई ओजोन लेयर क्या करता है, इसी को तो फिल्टर करता है, क्लियर है। अगर ये ओजोन फिल्टर नहीं कर रहा तो क्या दिक्कत होगा भाई, हम लोग स्किन में पेनिट्रेट कर जाएगा, उससे हम लोग कैंसर ये सब होता है, ठीक है। एक्सरे हो गया आपका, ये मसल्स को पेनिट्रेट करता है लेकिन बोन को पेनिट्रेट कर नहीं पाता, इसलिए बोन का शैडो बन जाता है भाई। और ये आपका गामा रे हो गया। तो यहाँ पे भाई एक चीज़ और समझिए, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, ये जितने भी ईएमआर है, रेडियो, माइक्रो, है ना, इसको भाई हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में समझ लिया। अब यहाँ पे भाई आपका टेम्परेचर के टर्म में भी दिखाया गया है। तो देखिए ये आपका जैसे 0 केल्विन को बोलते हैं ना भाई, 0 केल्विन का मतलब क्या होता है, -200, मतलब 0 केल्विन का मतलब क्या, सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर भाई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो 1 केल्विन है तो भाई इधर कहीं 0 केल्विन होगा, यानी सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है ये। और जैसे हम लोग इधर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर मेरा बढ़ते चला जाता है, ठीक है भाई। ऐसे इसका नीड नहीं है लेकिन यहाँ पे दे दिया है, इसलिए आप थोड़ा सा देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक और हम लोग को यहाँ पे ईएमआर पढ़ना भाई, और इसमें हम लोग को एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको एनर्जी का फॉर्मूला बताया ना, एनर्जी जो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू प्लैंक कांस्टेंट होता है भाई, क्लियर हुआ। तो अब देखिए भाई कि जितने भी ईएमआर हैं, आपका गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, है ना, सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना। तो सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है क्योंकि भाई ये प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट ये अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसका वैल्यू है 6.62 करके होता है या फिर 26 करके होता है इंटू 10⁻34, ठीक है, जूल सेकेंड के बराबर होता है भाई, क्लियर हुआ। इसका यूनिट कैसे आता है तो भाई यहाँ से निकालिए ना, एनर्जी इक्वल टू क्या है, एनर्जी इक्वल टू एच इंटू एफ है भाई। तो यहाँ से बताइए एच इक्वल टू क्या आएगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी भाई। एनर्जी का यूनिट होता है जूल और
1/f को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/f है ना भाई, 1/f का मतलब क्या, यहाँ पे टाइम लिखा, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है भाई, मतलब टाइम पीरियड, ठीक है, तो जूल सेकंड होता है, याद रखना है। तो ओवरऑल देखिए भाई, जितने भी यहाँ पे EMR दिए गए हैं सबका भाई फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो सबका जो एनर्जी होता है वो अलग अलग होता है भाई, तो उसी को यहाँ पे एनर्जी के टर्म में दिखाया गया है। यहाँ पे जैसे देखिए गामा रे का एनर्जी दिखाया भाई 10⁸, किसके टर्म में लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में लिखा है भाई। उसके बाद देखिए आपका एक्सरे का इतना होता है भाई, अल्ट्रावायलेट का इतना होता है ना, तो ये यहाँ पे एनर्जी के टर्म में दिया। सबसे कम किस में एनर्जी देखिए भाई, ये आपका AM है, ठीक है ना, मतलब ये आपका रेडियो वेव भाई, क्लियर है, FM हो गया, TV, तो ये सारे रेडियो वेव पे काम करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे समझना भाई कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, आते हैं इस पे। उसके बाद फिर हम लोग इल्यूमिनेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, आपको जैसे हम लोग लेंथ की अगर बात करें, लेंथ या फिर डिस्टेंस की अगर बात करें भाई, तो हम लोग को पता है ना कि भाई डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में भी नापते हैं, माइल्स में भी नापते हैं भाई, नॉटिकल्स में भी नापते हैं, या फिर कहिए अगर हम लोग छोटा यूनिट की बात करें तो भाई मीटर में भी नापते हैं, मिलीमीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, है ना, या फिर भाई माइक्रोमीटर में भी नापते हैं, नैनोमीटर में भी नापते हैं। तो एक ही यूनिट है भाई, क्वांटिटी मेरा यहाँ पे एक ही है, लेंथ या फिर डिस्टेंस, लेकिन भाई इसको हम लोग डिफरेंट यूनिट्स में नाप सकते हैं ना। अगर बड़ा लेंथ है भाई तो उसको हम लोग किलोमीटर या फिर माइल्स में नापते हैं, फिर से बड़ा लेंथ भाई लाइट ईयर में भी ले सकते हैं, या फिर पार्सेक में भी ले सकते हैं भाई, क्लियर है। तो एक ही क्वांटिटी है मेरे पास डिस्टेंस, लेकिन भाई इसको मेजर करने का अलग अलग यूनिट है, बड़ा से लेके छोटा तक। उसी तरीके से अगर भाई हम लोग यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी अपने आप में क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है भाई, तो इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट तो जूल है भाई, सही बात है। जैसे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है भाई, है ना, उसी तरीके एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। लेकिन भाई हम लोग इसको और भी डिफरेंट टर्म्स में डिफाइन करते हैं, जैसे अर्ग हो गया भाई, है ना। अब अर्ग का स्पेलिंग देख लिए भाई, क्या होता है, ERG करके होता है, अर्ग होता है ना, या फिर कहिए भाई किलो कैलोरी होता है, कैलोरी होता है, ये सभी तो एनर्जी का यूनिट है। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे लिखा गया शॉर्टकट में EV करके हम लोग लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ नहीं भाई, ये आपका एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये काफ़ी छोटा एनर्जी होता है भाई, ये काफ़ी छोटे से एनर्जी को दिखाया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं भाई ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, और इसको भाई जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितने जूल के बराबर होता है। तो इसको समझने के लिए भाई मान लेते हैं, सबसे पहले आप समझिए भाई, मान लेते हैं मेरा ये सरफेस है भाई, यानी धरती का सरफेस है, यहाँ पे कोई बॉल रखा हुआ है, आपको पता है भाई, इसको ऐसे दिखा देते हैं ना, ये मान लेते हैं अर्थ है भाई मेरा, ठीक है, ये आपका अर्थ है और ये अर्थ का सरफेस है भाई। तो यहाँ पे कोई बॉल रखा हुआ है, आपको पता है भाई इसके पास मास है अर्थ का, तो सीधे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरीके से बन रहा है ना, हर एक चीज़ को भाई नीचे तरफ खींच रहा है। तो भाई ये जो बॉल है भाई यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, अगर मैं इसको भाई उठा करके एक पर्टिकुलर हाइट पे रख देता हूँ, मान लीजिए भाई सरफेस से 10 मीटर के हाइट पे मैं रख दे रहा हूँ, तो सीधी सी बात है भाई इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है ना भाई। इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh के बराबर होता है भाई, यानी अगर आप जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना भाई, इसके जस्ट अपोजिट वर्क डन कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने ऊपर की तरफ वर्क डन किया है ना, तो फील्ड के यानी ग्रेविटी फील्ड के अगेंस्ट अगर आप वर्क डन करते हैं भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इसको हम लोग पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं भाई, ओके। तो इसी कॉन्सेप्ट को भाई हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल में आ रहे हैं। तो भाई मान लेते हैं मेरे को यहाँ पे एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक कलर ना दिखे, कलर चेंज करते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल लाइफ में भाई हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएंगे बताइए। मैंने यहाँ पे 2 प्लेट लिया भाई, एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे को नेगेटिव के, है ना, नेगेटिव से जोड़ दिया भाई। तो ये प्लस है, ये माइनस है, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने जो वोल्टेज अप्लाई किया ये 1 वोल्ट के बराबर है। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ से यानी ये पॉजिटिव प्लेट क्या करे, इससे इलेक्ट्रॉन छीन करके नीचे वाले प्लेट को देगा। तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, समझते क्या, ये प्लस 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 बन जाएगा और ये आपका माइनस 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 बन जाएगा भाई। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव हो जाता है भाई, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है भाई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई एक इलेक्ट्रॉन रख रहा हूँ। तो सीधी सी बात है भाई, इस इलेक्ट्रॉन को जैसे हम लोग रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, फोर्स लगे ऊपर तरफ, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ।
क्लियर है। तो खींचने के चलते क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन भाई धीरे धीरे ऊपर तरफ सरकना स्टार्ट हो जाए, ऐसे जाना स्टार्ट हो जाए। इसका मतलब क्या कि भाई इस पे एक तरीके से फोर्स लग रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट का अगर आप फोर्स लगा रहे हैं ऊपर तरफ खींच रहा है, उसके चलते इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई, यानी यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है और फोर्स के चलते यहाँ पे भाई ये ऊपर तरफ धीरे धीरे चढ़ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई। इसका मतलब क्या है, इस पे एक वर्क डन हो रहा है, समझ में आया। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भाई, सही बात है, बोलिए। अब इस वर्क डन को भाई, ये फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इक्वल टू होता है ना मास इनटू एक्सेलरेशन, बताइए फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन भाई। तो यहाँ पे लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट को वैसे ही छोड़ दे रहा हूं मैं। अब आपको पता है भाई जो मास इनटू एक्सेलरेशन है ये कितने के बराबर होगा, या फिर इस फोर्स को भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बताता है। जैसे भाई आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताइए, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है ना, न्यूटन पर कूलम, यानी इसको हम लोग फोर्स अपॉन क्यू, ये फार्मूला होता है भाई, क्लियर है। तो भाई ओवरऑल यहाँ पे जो फोर्स है, ये फोर्स है, फोर्स का मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, बोलिए। तो यहाँ पे लिख दो फोर्स की जगह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज कर देता हूँ भाई। और चार्ज यहाँ पे क्या है, चार्ज है मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भाई, तो चार्ज को हटा के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ भाई। इसको मैं थोड़ा सा फिर से रीअरेंज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को आगे ले लेता हूँ और यहाँ पे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही बात है। अब हम लोग को एक चीज़ और पता है भाई, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया ना, ये एक बैटरी लगा करके बनाया 1 वोल्ट, सही बात है। तो भाई मैं इस वर्क डन के फॉर्मूले में अपने इस वोल्टेज को भी, यानी इस बैटरी को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ भाई। तो मेरे को एक और चीज़ पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है ना भाई, वोल्ट पर मीटर, समझ में आया, वोल्ट पर मीटर यानी वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस भाई, क्लियर है। जैसे भाई यहाँ पे आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया कैसे बनाया, वोल्टेज दे करके बनाया ना भाई, बैटरी लगा बनाया। तो भाई मुझे बताइए, अगर मैं वोल्टेज बढ़ाते जाऊँ 1 वोल्ट की जगह 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट करते जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा ना, स्ट्रांग होते जाएगा। यानी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के ऊपर, क्लियर है। और ये दोनों प्लेट के बीच में ये डिस्टेंस भी तो है, सेपरेशन डिस्टेंस भाई, समझ में आया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के ऊपर, क्लियर है। तो दोनों को अगर आप मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के ऊपर, इनवर्सली डिस्टेंस के ऊपर। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट 1 के बराबर होता है भाई, ये v अपॉन डी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं, क्लियर है। तो ये मेरा एक और फार्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस भाई। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई हम लोग एक और फार्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। तो यहाँ से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस ही हुआ ना भाई। तो यहाँ से बताइए E इंटू डी कर देंगे तो कितने के बराबर होगा, v के बराबर होगा, बोलिए भाई। तो ये जो E इंटू डी मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है भाई, ठीक है ना, डिस्टेंस है। तो E इंटू इसके जगह मैं लिख सकता हूँ ये वाला वैल्यू वोल्टेज भाई, बोलिए। तो ये मेरा एक फाइनल फार्मूला आ गया। और इतना नहीं समझना है भाई तो सीधे याद रखना है, वोल्टेज का अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा हुआ तो आपको पता है भाई, है ना, V बराबर क्या होता है W/Q। यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक मतलब कोई चार्ज है भाई, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है और इन्फिनिटी पॉइंट से कोई टेस्ट चार्ज को उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में ले करके आना, तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो भी आप वर्क डन कर रहे हैं वही तो आपका एक तरीके से पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है। तो V बराबर होता है W/Q, यानी कि यूनिट टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, या फिर कहिए इन्फिनिटी पॉइंट से भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ता है वही मेरा वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप यहाँ पे यहीं से आप ला सकते थे भाई, ठीक है ना। तो W बराबर क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू, समझ गए। तो चार्ज मेरा यहाँ पे क्या था भाई, चार्ज मेरा इलेक्ट्रॉन था ना, इसलिए भाई Q की जगह मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है, देखिए। तो यही तो मैंने लाया यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ताम झाम नहीं करना है तो भाई डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन भाई मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि यहाँ से आप कोरिलेट कर सके। ओके, अब आते भाई, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई हम लोगों ने 1 वोल्ट सप्लाई दे करके यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में भाई हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को रखा, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक वर्क डन हुआ, एक फोर्स लगा, फोर्स के चलते डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है भाई। और ये वर्क डन कितने के बराबर है, इतने के बराबर है, सही बात है। तो क्योंकि भाई ये वर्क डन है तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का भाई यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितने के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे, नेगेटिव भाई सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड से मतलब है, कोई दिक्कत है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये भाई मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया। और यहाँ पे कूलम लिखने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे ये वोल्टेज है भाई मेरा, V मतलब वोल्टेज, तो वोल्टेज यहाँ पे कितना अप्लाई किया था, 1 वोल्ट, क्लियर है। तो भाई इसको मैं लिख सकता हूँ ओवरऑल, ये कुछ नहीं भाई, ये 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना भाई। तो इसको मैं अब ऐसा समझिए ना भाई, यहाँ पे 1 है ना, 1 वोल्ट, तो मल्टीप्लाई कीजिए आप, 1 को लिख देते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे ऐसे समझिए ना भाई, इसको अभी फिलहाल के लिए इलेक्ट्रॉन ही रहने दीजिए, इलेक्ट्रॉन ही रहने दीजिए भाई, ठीक है। तो ये आगे कुछ नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, तो क्या बनेगा आपका 1 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। तो भाई जो वर्क डन हुआ यहाँ पे, यानी अगर आप 1 वोल्ट सप्लाई दे करके यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रखते हैं भाई, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो वर्क डन होता है, यानी इस इलेक्ट्रॉन पे जो भी वर्क डन होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा भाई। और वर्क डन का यूनिट कुछ नहीं, जूल होता है, ठीक है भाई, समझ में आया? क्लियर है। या फिर आप इसी को जूल बोल सकते हैं भाई। तो ओवरऑल समझिए, अभी जूल पे आने से पहले आप समझिए ना भाई कि यहाँ पे वर्क डन हुआ इतने के बराबर हुआ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट कर दिए, 1 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम भाई, ठीक है ना। ये 1 वोल्ट था ना, ये 1 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया, क्योंकि भाई इधर वर्क डन चल रहा है ना भाई, वर्क डन का फॉर्मूला आपने यूज़ किया ना यहाँ से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके, कहाँ गया हम लोग का ये वाला भाई, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई अपने आप में इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट हमेशा जूल में होता है भाई, समझ गए। तो ओवरऑल यहाँ पे जब इसका एक्चुअल वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 वोल्ट इंटू इलेक्ट्रॉन का, तो भाई अपने आप में क्या आएगा, ये जूल के बराबर होगा। क्लियर है। तो ओवरऑल लिखिए कि भाई 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ है ना, ये अपने आप में क्या है भाई, जूल के बराबर। और इसको हम लोग और तोड़ के लिखे तो इसी को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोलते हैं भाई। क्लियर है। तो ओवरऑल यहाँ से हम लोग को रिलेशन पता चल गया कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कितने जूल के बराबर होता है, 1 इंटू 1 तो भाई वही हो जाएगा ना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है भाई। क्लियर हुआ। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ नहीं, ये एक तरीके से एनर्जी का यूनिट है। और इसको जब जूल में कन्वर्ट करते हैं भाई, तो देखिए कितना छोटा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर भाई। सोचिए 10⁻⁹, सोचिए कितना छोटा यूनिट है ये। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत, मतलब हम लोग भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं ना, हम लोग क्वांटम फिजिक्स में घुस चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भाई अपने आप में क्या है, इसका मास कितना होता है 10⁻31 kg होता है, इतना छोटा पार्टिकल्स है ये। क्लियर है। तो भाई हम लोग जब भी 1 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसके चलते जो इलेक्ट्रॉन हम लोग रखा भाई, और इस पर जो वर्क डन हो रहा है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और अगर जूल में देखें तो भाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है भाई। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आ जाइए, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है कुछ नहीं, ये एनर्जी का यूनिट है। और इसको भाई आप कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में भी। और जूल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे भाई ये कितना है आपका 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना भाई, तो इसको मुझे जूल में लेके जाना है कि भाई जूल में कितने के बराबर होगा। तो भाई हम लोग लिख सकते हैं ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इतना, तो भाई इतने पे कितना होगा, यानी 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होगा, सीधे सीधे गुना हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। जो भी आएगा वो आपका जूल में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो हम लोग देखते हैं गामा का कितना आता है भाई। गामा का अगर हमने यहाँ पे निकाले तो गामा का भाई जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने के बराबर है, तो भाई यहाँ पे 10⁻8 है ना, तो 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पे भाई ये गुना हो जाएगा। सो मिटा देता हूँ, यहाँ पे सीधे गुना कर दिए 10⁸, ठीक है ना। तो ये जूल बन जाएगा आपका। सो सॉल्व कर लेते हैं एक बार, देखते हैं भाई कितना आता है। 1 मिनट रुके, इसको सॉल्व करते हैं। यानी 10⁻8 है ना भाई, 19 तो ये ऐसे ही कट जाएगा, इतना क्या करना, ठीक है भाई। 8 है 19 है ना, तो इसको नीचे लेकर के आएंगे भाई, 19 तो ये कट जाएगा। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, 10⁻19 है, 10⁻8 है, तो कट जाएगा। तो ओवरऑल कितना बचेगा 10⁻11, यानी ओवरऑल ऊपर जाएगा तो भाई -10⁻11, इतने जूल के बराबर होगा भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई ध्यान देना है, ये एक तरीके से एनर्जी का यूनिट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए क्योंकि हम लोग को अभी सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट में ही रहना है भाई, इसी के अंदर रहना है ना। तो इसमें अब देखिए 7 कलर होते हैं, तो 7 कलर का यानी 7 कलर्स का भाई अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा। और 7 रंग का अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ विब ग्योर, ठीक है भाई। तो वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, आपका ग्रीन हो गया है ना भाई, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। तो इन सब का भाई अलग अलग वेवलेंथ होगा, समझ में आया। यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी भाई अलग अलग वेवलेंथ होगा, ठीक है ना।
और इन सब का भाई एनर्जी भी अलग अलग होगा। तो अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ देखिए लिखा है ना कि भाई जो विजुअल लाइट होता है इसका जो वेवलेंथ है, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको ये पता ना भाई, जैसे आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि भाई जो लाल रंग होता है, जो रेड कलर होता है, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना। जैसे आपने देखा भाई इमरजेंसी के लिए हम लोग रेड लाइट यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि भाई ये ज़्यादा दूर से भी हम लोग उसको देख सकते हैं। क्लियर है? तो भाई किसी भी कलर को अगर आप बहुत लंबे दूरी, मतलब जिसमें स्कैटरिंग ना के बराबर होता है भाई, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है भाई। रेड का जो वेवलेंथ होता है सबसे हाई होता है। क्लियर है? और अगर इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, समझिए ध्यान से, अगर इसका वेवलेंथ ज़्यादा है भाई, पहले ये रिलेशन लिखते हैं भाई, अभी पढ़ा ना, एनर्जी इक्वल टू होता है h इंटू एफ, ठीक है भाई। और अभी पढ़ा वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का लिख दिया था लैम्डा, 1/t की जगह लिखा एफ, यानी वेलोसिटी इक्वल टू है आपके यहाँ से लैम्डा इंटू एफ भाई, ठीक है, लैम्डा इंटू एफ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, h को वैसे रहने दिया, फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, v अपॉन लैम्डा। तो v अपॉन लैम्डा आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए लैम्डा का रिलेशन और एनर्जी का रिलेशन क्या आ गया, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h इंटू वी अपॉन एनर्जी भाई। तो देखिए प्लैंक कांस्टेंट अपने आप में कांस्टेंट रहेगा भाई, वेलोसिटी अभी जस्ट बताया भाई, क्योंकि जितने भी EMR हैं, फिर चाहे विजुअल लाइट हो या फिर गामा रे हो, कोई भी भाई, ये सारा का सारा क्या है, लाइट ऑफ स्पीड के बराबर होता है। समझ गए? इसका मतलब क्या है, ये वाला भी कांस्टेंट है भाई। हम लोग का एक और पेन कहाँ गया भाई, 1 मिनट रुकिए, ये दोनों कांस्टेंट है ऊपर में, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है भाई। तो ओवरऑल देखिए जो लैम्डा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के ऊपर, समझ में आया? यानी जिसका एनर्जी कम होगा उसका लैम्डा ज़्यादा होगा भाई। तो अगर आप ध्यान से देखें इस वाले स्पेक्ट्रम में आइए, ये तो उल्टा बना हुआ ना, यहाँ पे आइए भाई, इसमें आप देखिए, इसमें आपका इधर से जाएंगे तो भाई हम लोग का एनर्जी बढ़ते जा रहा है, समझे? और एनर्जी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या भाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, और वेवलेंथ छोटा होता जा रहा है। इसका वेवलेंथ छोटा ना, एक साइकिल बनने में जो डिस्टेंस है बहुत छोटा ले रहा है ना। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल हम लोग विजुअल लाइट में आता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले भाई यहाँ पे लाल रंग दिखाया गया है, तो लाल रंग दिखाया इसका मतलब क्या, क्योंकि हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं ना भाई, सबसे पहले मेरे को लाल रंग मिला, तो लाल रंग का भाई आपका एनर्जी कम होगा, क्योंकि भाई इस साइड में बढ़ रहा है, यानी भाई ऐसे भाग रहे हैं ना, तो हम लोग का एनर्जी बढ़ रहा है भाई, ठीक है, एनर्जी बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मुझे लाल रंग मिला ना भाई, तो लाल रंग का एनर्जी कम होगा। और अभी जस्ट देखा भाई जो एनर्जी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ पे, तो इसका एनर्जी अगर कम है इसका मतलब कैसा, लैम्डा ज़्यादा होगा भाई। क्लियर है? और पर्पल की अगर बात करें या फिर वायलेट की बात करें भाई, तो क्योंकि हम लोग इधर से इधर आते भाई, इसका एनर्जी लार्ज होता है, इसका एनर्जी ज़्यादा है भाई, एनर्जी ज़्यादा है तो इसका वेवलेंथ कम होगा। क्लियर है? और वेवलेंथ कम है तो ये ज़्यादा स्कैटर करता है भाई। अब आते हैं यहाँ पे, अब स्कैटरिंग अलग चीज़ है भाई, अभी बस फिलहाल के लिए समझिए आप, ठीक है ना। तो अभी जस्ट बताया भाई विबग्योर मतलब भाई लाल रंग का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, और वेवलेंथ ज़्यादा से मतलब कैसे, एनर्जी कम होता है भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका एनर्जी एक तरीके से ज़्यादा होता है, लेकिन भाई इसका वेवलेंथ कम होगा। तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है भाई, तो देखिए तो लाल रंग का जो वेवलेंथ है कितने के बराबर है, 700 किस में लेके चल रहा है भाई, एंजिस्ट्रॉम में लेके चल रहा है, नैनोमीटर में लेके चल रहा है भाई, ठीक है ना, नैनोमीटर में। क्लियर है? तो 700 से लेकर के, ठीक है ना भाई, यहां से अगर ऊपर देखें तो भाई इसका होता है 700, और इसका जो होगा भाई, क्योंकि इसका कम होता है कितना है, 400, ठीक है। और ये किस में डिफाइन किया गया है, नैनोमीटर में। भाई मैं नैनोमीटर में डिफाइन नहीं करना चाहता हूं, मैं एक तरीके से इसको माइक्रो में बदलना चाहता हूं। तो लिखते हैं जैसे रेड कलर का जो लैम्डा है भाई, यह है 700 नैनोमीटर। तो भाई इसको मैं, नैनो का मतलब क्या होता है, 700 गुना 10 का पावर -9, सही बात है। यानी इसको मैं लिख सकता हूं भाई 1000 गुना 1000 गुना 1000, ठीक है, 3 3 6 3 9। क्लियर है ना? तो भाई इसको मैं एंजिस्ट्रॉम में लेके जाना चाहता हूँ भाई, नैनोमीटर एंजिस्ट्रॉम। तो एंजिस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। एंजिस्ट्रॉम का मतलब होता है भाई, जैसे आपको पता होना चाहिए, 1 एंजिस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 का पावर -10 मीटर के बराबर। क्लियर है? तो भाई मैं नैनोमीटर से इसको एंजिस्ट्रॉम में लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन में, यानी अब अगर कभी क्वेश्चन बनता है भाई, तो वो एंजिस्ट्रॉम में वेवलेंथ का यूनिट, मतलब ऐसा यूनिट होता है वो। तो ओवरऑल देखिए कि भाई मेरा 700 नैनोमीटर था, इसको भाई ऐसे मैंने ओपन करके लिख दिया है ना। तो ओवरऑल इसको मैं 10 से गुना और 10 से और भागा कर दे रहा हूँ भाई, तो
तो नीचे वाला देखिए 3 3 6 3 9 1 10, यानी नीचे में क्या है, नीचे में हो जाएगा मेरा 10 का पावर 10, और ये 10 जो है भाई इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो ओवरऑल मैं लिख सकता हूँ 7000 गुना इसको ऊपर लेके जाते क्या हो जाए 10 का पावर माइनस 10, और भी जस्ट बता भाई 10 का पावर माइनस 10 जो होता है 1 एंजस्ट्रॉम के बराबर होता है, यानी इसको मैं एंजस्ट्रॉम बोल सकता हूँ भाई। क्लियर है, ये हो गया एंजस्ट्रॉम में। ठीक है भाई, यानी जो लाल रंग का जो वेवलेंथ है भाई इसको एंजस्ट्रॉम में लिखे तो भाई ये 7000 एंजस्ट्रॉम के बराबर होता है। और वही अगर हम लोग ये जो वायलेट है, वायलेट कितना दिखा यहाँ पे 400, तो 400 क्या है भाई, ये नैनोमीटर में है ना, तो इसको भाई मुझे एंजस्ट्रॉम में लिखना है, यानी ये 10 का पावर नैनो मतलब 10 में माइनस 9, उसको बोले 10 का पावर 9 हो जाएगा। एक बार ऊपर नीचे 10 से गुना 10 से भाग कर दिया भाई, तो ये 10 यहाँ पे चढ़ जाए तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 10 हो जाएगा। इसी तरीके से भाई जैसे सिखाया मैंने आपको। तो ओवरऑल देखिए ये नीचे वाला 10 को ऊपर लेके जाते हैं भाई, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 10, तो ये तो मेरा एंजस्ट्रॉम बन जाएगा, ये मेरा एंजस्ट्रॉम बन जाएगा भाई। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 4000 एंजस्ट्रॉम। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो विबग्योर है भाई, ये जो विबग्योर है तो भाई वायलेट का होता है 4000 एंजस्ट्रॉम से लेकर के यहां तक आएंगे तो भाई ये होता है 7000 एंजस्ट्रॉम। ठीक है ना, इसको याद रखना भाई, ये इसका हम लोगों ने वेवलेंथ डिफाइन कर दिया, क्योंकि कभी कभी वेवलेंथ भी पूछता है भाई, वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। वेवलेंथ से ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कि भाई देखिए यहाँ पे जो विजुअल लाइट है ना, विजुअल लाइट का अगर आप एनर्जी देखते हैं कि भाई, क्योंकि हर एक कलर का यहाँ पे 7 रंग है ना भाई, सातों रंग का अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो सीधी सी बात है सबका अलग अलग एनर्जी होगा ना भाई। और सबका एनर्जी इसका मतलब क्या, एनर्जी को हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में डिफाइन किया है, तो सबका जो एनर्जी होगा अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे वायलेट का अलग एनर्जी होगा भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ब्लू का अलग होगा, ग्रीन का अलग होगा, येलो का अलग होगा, रेड का अलग होगा। ठीक है, और अभी जस्ट समझा भाई कि रेड का सबसे कम होगा, क्यों कि इसका वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम होगा। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा हो भाई, ओके ना। अब हम लोग भाई नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि भाई हम लोग का जो बल्ब है वो कैसे एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में या फिर विजुअल लाइट्स में कन्वर्ट करता है भाई। यहाँ पे भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख ही लेते हैं कि भाई कैसे हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और ये इल्यूमिनेशन का फर्स्ट पेज है भाई, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। मेन चीज़ आपका भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका मीनिंग अभी हम लोग पहले समझते हैं, उसको फिर नेक्स्ट सेशन में लाइन बाय लाइन पढ़ देंगे। पहले आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे भाई मान लेते हैं, हमने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। भाई मान लेते हैं मेरे पास एक एटम है, ओके। तो भाई ये मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भाई 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 5 6 7 8, ठीक है ना। और ये इसका भाई वैलेंस बैंड है, ठीक है, वैलेंस बैंड है या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट है भाई। तो हम लोग को पता है भाई, जैसे अगर आपने थोड़ा हिस्ट्री ऑफ एटम पढ़ा होगा भाई, है ना, तो उसमें आपके नील बोर साहब आए थे, तो उन्होंने क्या बताया कि भाई जो आपका ऑर्बिट है ना, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो हर एक ऑर्बिट का अपना फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है भाई, समझ गए। और अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को भाई मान लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है ना, इसको भाई मुझे सेकंड ऑर्बिट में भेजना है, तो कैसे जाएगा, तो भाई बाहर से मुझे इसको एनर्जी देना पड़ेगा। और एनर्जी का मतलब क्या, रेडिएशन भाई, ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना। और ये हर तरीके के ईएमआर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा भाई, ये सिर्फ उसी ईएमआर को, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने ईएमआर का पूरा स्पेक्ट्रम देखा ना, और ईएमआर में आपने देखा भाई डिफरेंट है, और सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, और सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी से मतलब क्या, सबके पास भाई डिफरेंट एनर्जी है। तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन उसी ईएमआर को यानी उसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जिसके पास इतना ही एनर्जी हो जितना भाई ये सेकंड ऑर्बिट के बराबर, समझ गए। तो उसी ईएमआर को ये एब्जॉर्ब करेगा और यहां से भाई ओवर एक्साइटेड होकर के ये सेकंड ऑर्बिट में जंप कर जाएगा भाई, क्योंकि भाई आपका हर एक ऑर्बिट का एनर्जी लेवल फिक्स्ड है, समझ में आया। अगर उतने के बराबर आपके पास एनर्जी आ जाता है, तभी जाकर के भाई इस ऑर्बिट से उस ऑर्बिट में आप जंप कर सकते हैं। उससे अगर अधिक होगा या फिर उससे कम होगा, तो कभी भाई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप नहीं कर सकता है। एनर्जी जो है मेरा क्वांटाइज्ड होता है भाई, क्लियर है। जितना इस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है, उतना ही अगर इसको मिलेगा बाहर से रेडिएशन, तभी उसको एब्जॉर्ब करके भाई ये जंप करता है, यानी ओवर एक्साइटेड होता है। क्लियर हुआ। तो भाई मान लेते हैं भाई कि इसको बाहर से रेडिएशन मिला, और ये जो है एक तरीके से
ओवर एक्साइटेड होकर के सेकेंड ऑर्बिट में चला गया भाई, ठीक है ना। अब भाई अगर इसको वापस से सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आना है तो इसने जो भी एनर्जी गेन किया हुआ था भाई, क्योंकि अभी ये सेकंड ऑर्बिट में है ना, तो सेकंड ऑर्बिट में भाई इसके पास एनर्जी ज्यादा होगा, तो जो भी इसने एनर्जी गेन की है इस एनर्जी को क्या करेगा, ये बाहर पहले इमिट करेगा भाई, बाहर पहले फेंकेगा, ठीक है, ये बाहर पहले निकालेगा अपने अंदर से जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा था ये बाहर निकालेगा रेडिएशन के टर्म में, यानी ईएमआर के टर्म में। और जैसे ही एनर्जी रिलीज करेगा जिसने पहले से गेन किया तो उसका एनर्जी लेवल कम हो गया, तो वापस से भाई ये अपने पुराने ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो है भाई एक्साइटेड होता है, मतलब ओवर एक्साइटेड होता है और डी एक्साइटेड होता है। ओवर एक्साइटेड मतलब क्या, बाहर से इसने एनर्जी गेन कर रखा है तो भाई ये जंप कर गया, और फिर वापस जब इसको आना है तो भाई जो भी एनर्जी गेन किया तो उसको बाहर रिलीज कर देगा, तो वापस से भाई ये पुराने स्टेट में यानी पुराने ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो अब समझिए भाई, हम लोग का यहाँ पे एक चीज समझना है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के अपने ऑर्बिट को छोड़ करके हायर ऑर्बिट में गया, ठीक है ना भाई, उस केस में क्या था, एनर्जी इसने अब्सॉर्ब किया, मतलब एक्साइटेड मोड में, ठीक है ना भाई, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं भाई, या फिर वो समझिए ना भाई, जब ये एक्साइटेड मोड में है, एक्साइटेड मोड में बाहर से इसने एनर्जी गेन किया भाई, और ये अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला गया। लेकिन जब वापस से डी एक्साइटेड होगा ना, मतलब भाई हायर ऑर्बिट से वापस लोअर ऑर्बिट में पहुंचेगा, तो ये अपने एनर्जी को बाहर फेंक के आता है। तो ये जो एनर्जी है भाई, इसको हम लोग बोल रहे हैं रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और इस रेडिएशन का क्या होगा, अपना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा, है ना, अपना एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा भाई। इसका मतलब क्या, इस ईएमआर के पास अपना खुद का एक एनर्जी है भाई, समझ में आया। और इस एनर्जी को भी जस्ट बताया भाई, क्योंकि बहुत छोटे छोटे एनर्जी होते हैं, उसको कभी जूल में डिफाइन नहीं करते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफाइन करते हैं भाई। क्लियर है? तो अगर ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा भाई, यानी हायर ऑर्बिट से फिर से लोअर ऑर्बिट में जब जा रहा था, इसने जो एनर्जी रिलीज किया, और ये एनर्जी अगर विजिबल रेंज के अंदर वाले एनर्जी के बराबर हो जाता है, ठीक है भाई, विजिबल रेंज के अंदर वाले एनर्जी के बराबर हो जाता है, तो वहां पे आपको लाइट देखने को मिलेगा भाई। समझ में आया? यहाँ पे देखिए ना भाई, कितना आपका इसको 1 मान रखा है ना, ठीक है, 10 का पावर 2 है, तो ओवरऑल देखिए विजिबल लाइट को यहाँ पे दिखाया ना इस तरीके से, 10 का पावर -14, 10 का -12, 10 का -10, ये सारे क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो एनर्जी है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगर इन एनर्जी के बराबर, यानी जो भी विजिबल लाइट का भाई जो एनर्जी है ना, उतने के बराबर अगर ये इमिट करता है भाई, और विजिबल रेंज में क्या है, 7 रंग है ना भाई, 7 रंग है, और 7 रंग का अलग अलग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, मतलब एनर्जी अलग अलग होंगे भाई। तो इनमें से भाई कोई भी, मतलब यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इनके बराबर भाई, जैसे वायलेट का अलग एनर्जी है, इंडिगो का अलग है, सबका अलग अलग है। तो मेरा क्या कहना भाई कि ये जो भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये एनर्जी अगर इनमें से किसी भी एक एनर्जी के बराबर मैच कर जाता है, किसी का मैच कर जाता है भाई, तो वो कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमें मान लो रेड कलर के बराबर एनर्जी मिल गया, तो भाई यहाँ पे आपको रेड कलर देखने को मिलेगा भाई। समझ में आया? कुछ क्षण के लिए भाई, क्योंकि ये एनर्जी फिर खत्म हो जाएगा ना, तुरंत खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आपको समझ में आ रहा है भाई कि अगर आपको लाइट चाहिए, यानी विजिबल लाइट चाहिए भाई, तो ये कब मिलता है, जब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है, और कुछ देर के बाद भाई जब ये डी एक्साइटेड होगा, मतलब हायर ऑर्बिट से वापस जब अपने लोअर ऑर्बिट में आएगा, तो भाई ये रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक तरीके से रिलीज करता है। और ये जो रेडिएशन है भाई, इसका एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये विजुअल रेंज के किसी भी कलर के साथ के एनर्जी के बराबर मैच कर जाएगा, तो उस कलर का आपको भाई यहाँ पे लाइट देखने को मिलता है भाई। समझ में आया? तो आप सोचिए भाई, अगर आप सिर्फ एक एटम के ऊपर काम करते हैं, एक सिंगल एटम के ऊपर काम करते हैं, तो भाई आपको सिर्फ, जैसे भाई एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फिर से डी एक्साइट हुआ, डी एक्साइटेड केस में इसने जो भी एनर्जी गेन किया था उसको भाई इसने बाहर छोड़ दिया, और यहां से भाई जो भी एनर्जी होगा विजुअल रेंज में बराबर, तो भाई लाइट दिखेगा वो, है ना। तो एक एटम के कारण जो है आपका बहुत थोड़ा सा एनर्जी देखने, मतलब थोड़ा सा लाइट देखने को मिलेगा, कुछ समय के लिए भाई यहाँ पे लाइट देखने को मिलेगा, ठीक है ना, रेड कलर का या फिर पर्पल कलर का या फिर भाई येलो कलर का, जो भी आपका एनर्जी रिलीज कर रहा है उस हिसाब से। तो भाई अगर मुझे कंटिन्यूअस लाइट चाहिए, कंटिन्यूअस भाई मान लो मेरे को रेड कलर का लाइट चाहिए,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग अगर फ्लोरोसेंट लैम्प की बात करें भाई, जो ट्यूबलाइट होता है, तो ट्यूबलाइट में क्या है भाई, आपका यहाँ पे 2 फिलामेंट होता है इस तरीके के लगे हुए, है ना। और ओवरऑल मान लेते भाई ये सर्किट, इसमें ये क्या बोलते हैं स्टार्टर सब लगा होता है। अभी हम लोग समझते भाई कि आयनाइज हो रखा है, इसमें भाई मर्क्यूरी वेपर होते हैं, है ना। तो ओवरऑल समझे मर्क्यूरी मेरा आयनाइज हो गया और करंट जो है मेरा इधर बह रहा है, ठीक है ना। इसमें करंट बह रहा है, करंट का मतलब क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई मान लो करंट मेरा ऐसे बह रहा है, इसका मतलब क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे होंगे भाई, ठीक है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन भाग रहे होंगे, क्लियर है। तो भाई इसके अंदर क्योंकि मर्क्यूरी के वेपर्स भी तो हैं, यानी मर्क्यूरी के एटम भी भाई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है इधर से एक्साइटेड मोड में इस डायरेक्शन में, तो भाई मान लेते हैं किसी मर्क्यूरी एटम से टकराया, है ना। तो भाई इसके अंदर भाई इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन भाई अंदर में जो ऑर्बिट में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है उसका टकराएगा तो उसको नॉकआउट करेगा, बाहर निकाल देगा भाई। बाहर निकाल दिया मतलब क्या, वो एक्साइटेड हुआ, है ना भाई। जो मर्क्यूरी है भाई उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, समझ गया। इधर से भाई मान लेते हैं करंट के चलते जो इलेक्ट्रॉन जाता भाई, ये इलेक्ट्रॉन मान इसे टकराया, ठीक है, ये एक्साइटेड था भाई, इसको अच्छा काइनेटिक एनर्जी से टकराया तो इसको भी बाहर निकाल देगा ना, नॉकआउट कर देगा भाई। तो मान लेते भाई ये एक्साइटेड हो गया, लेकिन जब कुछ देर के बाद जब ये डी एक्साइटेड होगा तो डी एक्साइटेड होकर क्या करेगा, वापस से इसी पुराने स्टेट में आएगा, यानी पुराने ऑर्बिट में आएगा भाई। इसका मतलब क्या, ये जो भी एनर्जी गेन किया होता है उसको भाई रिलीज करेगा बाहर। और अगर ये एनर्जी, ये जो एनर्जी होता है ज़्यादातर भाई यूवी रेस के रूप में होता है, मतलब यूवी लाइट के रूप में होता है, ठीक है ना। तो यूवी लाइट क्योंकि भाई विजिबल है नहीं, अभी जस्ट स्पेक्ट्रम देखा, अल्ट्रावायलेट लाइट नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, तो भाई इसके बाहर में हम लोग फॉस्फोरस कोटिंग करते हैं, समझ में आया। तो जो यूवी लाइट है ये फॉस्फोरस कोटिंग से टकरा करके फिर ये विजिबल लाइट में बनता है भाई। तो ओवरऑल समझिए, अभी छोड़िए ना भाई, हम लोग फ्लोरोसेंट पाएंगे तो बात करेंगे। मेरा क्या कहना है कि भाई लाइट तभी पैदा होगा जब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर करके हायर ऑर्बिट में जा रहा है, और कुछ समय के बाद फिर से जब ये डी एक्साइटेड होगा और ये जब एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी अगर भाई आपके विजिबल रेंज वाले एनर्जी के बराबर होगा तो भाई वहां पे उस कलर का लाइट देखने को मिलता है भाई, ठीक है ना। तो ये हम लोग का सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है भाई। एक एलईडी कैसे काम करता है उसका भाई मैंने आपको लेक्चर दिया था, उसको आप देखिए अब, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। और अभी हम लोगों ने भाई ये रिलेशन देखा ना, वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ होता है। और अभी हम लोगों ने ये भी देख लिया, जैसे ये स्पेक्ट्रम दिखा है यहाँ पे देखा, अल्ट्रावायलेट रीजन है, विजुअल रीजन है, इंफ्रारेड है, ठीक है भाई। ये पूरा स्पेक्ट्रम नहीं, आधा अधूरा स्पेक्ट्रम दिखाया है, तो भाई हम लोग को सिर्फ ये स्टडी करना है, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे वेवलेंथ दिखा दिया ना, देखिए यहाँ पे लैम्डा है ना, तो वेवलेंथ कितना होता है 4000 है ना भाई, अभी किस यूनिट में लिखा है यहाँ पे दिखाया नहीं इसने, ठीक है। तो वो समझिए भाई 4000 एंजिस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंजिस्ट्रॉम के बीच में ही हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है भाई, सिर्फ ये वाला रीजन हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है, क्लियर है। और जो अभी मैंने आपको समझाया भाई, यही चीज आपके इस थ्योरी में लिखा हुआ है। इस थ्योरी को अगर आप पढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है ना, यहां से पढ़िए, इट इज टू बी नोटेड दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन इन द विजुअल रीजन। भाई देखिए भाई, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए भाई कोई भी ऑर्बिट ले लिया ना, तो इस पे भाई बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल आएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि हम लोग सबसे पहले एलईडी की बात करें ना भाई, तो एलईडी में देखिए क्या होता है, एलईडी में कैसे कलर पैदा होता है भाई। एलईडी मतलब क्या है, कुछ नहीं, डायोड ही है ना। एलईडी मेरा एक डायोड है भाई, ये भाई इसमें होल्स होंगे और इसमें भाई आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पे भाई डिफ्यूजन के कारण क्या होगा, एक जंक्शन बना होगा, है ना। ये जंक्शन होगा भाई, यहाँ पे इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। अब आपको ये समझना है कि भाई जैसे मैं इसको फॉरवर्ड बाइस कर देता हूँ, इसको प्लस से इसको माइनस से, तो इलेक्ट्रॉन जो है भाई, एन के इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, इधर की तरफ आएंगे भाई। तो ध्यान देना भाई कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये वैसे इलेक्ट्रॉन है जो एटम के बाहर है भाई, समझ में आया। ये एटम के बाहर है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, वैलेंस बैंड से भी बाहर भाई, कंडक्शन बैंड में पहुंचे हुए ये। और जो होल्स होता है, होल्स कहाँ बनता है भाई, होल्स जो है आपका वैलेंस बैंड में बनता है, ये पता होना चाहिए। होल्स जो है आपका वैलेंस बैंड के अंदर होता है, मतलब ये जो होल्स है ये यहाँ पे भाई, और जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई, ये वैलेंस बैंड से बाहर निकले हुए हैं, ये फ्री हो चुके हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस बैंड से बाहर। इसका मतलब क्या, क्योंकि भाई ये वैलेंस बैंड से बाहर निकल चुका है, इसका मतलब क्या कि भाई इसको बाहर से कुछ एनर्जी दिया हो तभी तो भाई बाहर निकला होगा। इसका मतलब क्या है, ये एक्साइटेड है भाई, ये ओवर एक्साइटेड है,
ठीक है, एटम से बाहर निकला हुआ है। तो भाई अगर n टाइप से इलेक्ट्रॉन p टाइप में जा रहे हैं, मतलब भाई ये वो इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस बैंड से बाहर निकला हुआ है, और ये कहां जाना चाहता है, ये जाना चाहता है होल्स के पास। होल्स कहां है भाई, होल्स है आपका वैलेंस बैंड के अंदर। इसका मतलब क्या है कि भाई ये क्योंकि एक्साइटेड है, ये भी भाई एटम के बाहर निकला ना, मतलब एक्साइटेड है, तो भाई इसको वापस से पी रीजन में एटम के अंदर घुसना, मतलब वैलेंस बैंड के अंदर घुसना भाई। इसका मतलब क्या, ये पहले जो भी एनर्जी इसने गेन किया हो भाई उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा, बाहर फेंकेगा, ये समझ गए। और अपना एनर्जी जो है इस वैलेंस बैंड का जो भी, इस ऑर्बिट का जो भी आपका एनर्जी लेवल होगा उसके बराबर मैच करेगा, तब जाकर के भाई ये इलेक्ट्रॉन भाई यहां से उठ करके इस होल के पास रिकंबाइन होगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब समझिए भाई कि जैसे हमने फॉरवर्ड बेस किया, तो भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन भाई मान लेते हैं, या फिर ये वाला मान लेते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन भाई ये कहाँ था, ये यहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन के एटम के बाहर था भाई, यानी एक्साइटेड मोड में था। इसका मतलब क्या है कि भाई अब ये होल के पास जाना चाहता है, मतलब वैलेंस बैंड में जाना चाहता है। तो भाई एन से जब ये पी रीजन में जब किसी भी होल के साथ कंबाइन करेगा ना, तो जैसे ही कंबाइन करेगा तो भाई ये अपने साथ साथ एनर्जी बाहर रिलीज करेगा, जो भी कि भाई पहले फ्री बना हुआ था ना, मतलब एक्साइटेड मोड में था, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी, जो भी एनर्जी ये बाहर इमिट कर रहा है भाई, जो हम लोग ये मार बोल रहे हैं, तो भाई इसका अगर एनर्जी विजिबल रेंज के, ये जो विजिबल रेंज में जितने भी 7 कलर है भाई, उनके किसी भी एक एनर्जी के साथ मैच कर जाता है। जब मान लेते हैं ये ग्रीन के साथ मैच कर गया भाई, ग्रीन का भाई मान लेते हैं, अभी समझने के मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज कर रहा है भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर रहा है भाई, है ना। तो ओवरऑल समझिए कि भाई यहाँ पे हम लोग को ग्रीन कलर का विजुअल लाइट देखने को मिलेगा, समझ में आया। वही अगर आपका भाई मान लेते हैं इस बार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर करता है, तो सीधी सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई मान लेते हैं हम लोग का ब्लू का है ना, तो भाई हम लोग को यहाँ पे ब्लू कलर का लाइट देखने को मिलेगा। तो एट द एंड यही कहना चाहता हूँ भाई कि लाइट एनर्जी तभी बनता है, या फिर भाई विजुअल लाइट तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड मोड से डी एक्साइटेड मोड में आएगा, यानी जैसे यहाँ पे दिखाया भाई मैंने आपको, या फिर यहाँ पे एटम के केस में मैंने आपको समझाया, ठीक है ना, कि भाई जब ये सेकंड ऑर्बिट से वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो भाई अपना एनर्जी ये बाहर फेंक के आ रहा है, और वो एनर्जी अगर भाई विजुअल रेंज के अंदर किसी भी कलर के साथ मैच करता है, तो उस तरीके का आपको लाइट देखने को मिलता है भाई, ठीक है। तो बाकी भाई हम लोग अब बुक के साथ सिंक्रोनाइज होकर के नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे भाई। बाकी आप फीडबैक दे दीजिएगा।